हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम एक नई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पूरा पाषाण का जो प्रमुख औजार था, हस्त कुठार, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा पाषाण युग के प्रमुख औजारों में हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, क्लीवर और स्केपर आदि थे। इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप मदुरै तथा अतिपरक्कम से प्राप्त किए गए थे। अगला है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो जो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है वो नवपाषाण के काल को माना जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं परिष्कृत औजारों का युग नवपाषाण युग माना जाता है, क्योंकि इस युग के औजार पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग की अपेक्षा ज़्यादा क्या थे, इफेक्टिव थे, यानी प्रभावी थे। इस युग में उन्नत और पॉलिश किए हुए हथियारों का प्रयोग मानव करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राक हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो उसे कुल्ली संस्कृति कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दक्षिण बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस संस्कृति के मृदभांड जो है पांडु गुलाबी वर्ण के हैं तथा इन पर लाल और काले रंगों से चित्रण हुआ है। इसके अतिरिक्त नाल, झोव, अमरी, कोरदीजी आदि स्थलों से प्राक हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमाण हैं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु संस्कृति से संबंधित जो मांडा है वो आपको पता है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी सैंधव संस्कृति का स्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1982 में जेपी जोशी ने करवाया था। अगला हमारा, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का जो आरंभिक उत्खनन किया गया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटेगोमरी जिले में आता है। इसका आरंभिक जो उत्खनन हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो सैंधव जो सभ्यता है उसका समुद्री व्यापार का जो केंद्र था वो था लोथल, यानी जो गुजरात में पड़ता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अहमदाबाद जिले के सरगवल ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 में की थी और सैंधव सभ्यता का सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। अगला है हमारा, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र व वरुण, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में वरुण देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। वरुण को ऋषि गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा कहा गया है। इनको प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो भारत में आगमन के बाद जो आर्य जो है सर्वप्रथम जो निवास किया था उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम जो अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। अगला है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को कहते थे याज्ञिक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यजुर्वेद, और यजुर्वेद का मतलब है अधर्यु से, जो पंडित इसे बोलता था उसे अधर्यु बोला जाता
था और याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद का पुरोहित होता था। ऋग्वेद का पुरोहित जो है होता लिखा है यहाँ पे, होत्र होना चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद का पुरोहित होत्र यानी सामवेद का पुरोहित उद्गाता और अथर्ववेद का पुरोहित जो है ब्रह्मा होता था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो वो कौन सा वेद है जिसमें दवाओं का विवरण मिलता है, ना कि देवताओं का? तो दवाओं का विवरण जो है अथर्ववेद में मिलता है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधियों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ वशीकरण, आशीर्वाद, राजकर्म और मातृभूमि महात्म्य से संबंधित सभी मंत्रों का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो मध्यम मार्ग का संबंध है न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश, यानी बीच का रास्ता। और वही बात करें अरस्तु या फिर महात्मा गांधी, सभी के द्वारा मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई थी। आप इसे देख सकते हैं, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसका अभिप्राय न अधिक काम भोग है और न ही अधिक काया क्लेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों का जो प्रथम संकलन हुआ था, इसमें से ऑप्शन एक भी राइट नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैन धर्म का जो प्रथम संकलन प्रथम जैन संगीति में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह संगीति सभा स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था, जबकि द्वितीय जैन सभा देव ऋषिगसी यानी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी में संपन्न हुई थी, जिसमें धर्मग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। अगला है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स जनपद की जो राजधानी थी कौशाम्बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों में से एक वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान समय के इलाहाबाद, कौशाम्बी तथा बांदा नामक 3 जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के क्षेत्र में थे। अगला है हमारा, अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अशोक के समय के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के अभिलेख अधिकांशतया प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 में मेजर टी फेंथेलर ने खोजा था और इसका वाचन जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था और सर्वप्रथम जो खोजने का काम किया था वो था टी फेंथेलर ने। और शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं और तक्षशिला एवं लघमान जो अभिलेख हैं वो अरमाइक लिपि में हैं। और सर एक कुना यानी कंदाहार अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि यानी द्विभाषी और द्विलिपिक में उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। अगला हमारा, धमेक स्तूप स्थित है। तो धमेक जो स्तूप है उसका संबंध है सारनाथ से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारनाथ यानी वाराणसी में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। इसके अतिरिक्त अशोक ने बोधगया, भरहुत तथा सांची स्तूप का निर्माण भी कराया था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? वह स्तंभ, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक ने अपने समस्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़ों के 30 से 50 फीट तक लंबे स्तंभ खड़े करवाए थे, जिनके ऊपर उत्कृष्ट पशु शीर्षक है। ये प्रस्तर निम्नलिखित
निर्मित स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। अगला है हमारा, मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है आपका। तो मैगस्थनीज ने भारत को जो है कितने में बांटा था, इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों के रूप में किया है, जो इस प्रकार है। पहला है दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री के रूप में। अगला है हमारा, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के धम्म का जो सार है वो इसमें से कोई भी मैच नहीं करता है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन इसका रीड करते हैं। अशोक के धम्म का जो सार है उसके स्तंभ लेखों से प्राप्त होता है, न कि उसके द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों से। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख से धम्म का सार मिलता है। अगला है हमारा, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, अर्थ क्वेश्चन है और बुक भी, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, जो राजनीति से संबंधित है, और इसको जो है 15 अधिकरणों में बांटा गया है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इन्हें कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था। तो राजदूत जो डायनोमियस होना चाहिए था, वहाँ पे डायनोमियस जो आया था वो आया था बिंदुसार के दरबार में। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौर्य शासक बिंदुसार के समय में उसके दरबार में टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस आया था, और इस बात का जिक्र जो है प्लिनी ने अपने विवरण में किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था। तो 1750 में जो अशोक स्तंभ का पता लगाया था वो लगाया था टेफेंथेलर ने। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टेफेंथेलर ने लगाया था। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता पाई थी, और सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे। तो कनिष्क के समय में आयोजित जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी उसके सभापति थे वसुमित्र। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति का आयोजन लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलन में संपन्न हुई थी, और इस संगीति के अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था। तो वो वंश है शुंग वंश। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमुत्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी, और शुंग वंश के अंतिम सम्राट जो थे देवभूति थे, और देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव डाल रखी थी। अगला हमारा, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले जो भारत में प्रारंभ किए थे इंडो ग्रीकों के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का जो प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों ने करवाया था। इनके चांदी के सिक्कों को द्रह्म कहा जाता था,
और इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया था। अगला क्वेश्चन है तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो कप्पियम की जो है विषय वस्तु है वो है व्याकरण और कविता। फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। कप्पियम की विषय वस्तु व्याकरण व कविता है। इसकी रचना तमिल भाषा में तोलकप्पियर ने की थी और इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? तो ऐतिहासिक युग में प्रारंभ में जो तमिलों की जानकारी के स्रोत हैं वह हैं संगम साहित्य। सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य का रचनाकार 100 से 250 ईस्वी तक माना समीचीन प्रतीत होता है। अगला हमारा किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? तो क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग को। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासनकाल भारतीय सभ्यता व संस्कृति की विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास के क्लासिकल युग यानी स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत में निवास और भ्रमण किया था, लगभग 15 साल। और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश बताया है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य की स्मृति का टीकाकार नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है यहाँ पे कुल्लूक भट्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर, अपराग तथा विश्वरूप हैं। कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार हैं, ठीक है, ना कि याज्ञवल्क्य के। अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे वो श्रीगुप्त थे, जिनको इसका संस्थापक भी माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं, जिनमें सबसे प्रमुख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्त वंश का संस्थापक व प्रथम शासक श्रीगुप्त था, ऐसा ज्ञात होता है। ये तीनों अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किसने बांधा था? वो प्रतिहार वंश ने। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने बांधा था और हर्ष की मृत्यु के पश्चात प्रतिहारों ने उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। गुज्जर प्रतिहार शासकों ने विदेशी आक्रमण के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो बसाए थे सोलंकियों ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं माउंट आबू राजस्थान पर्वत पर निर्मित दिलवाड़ा मंदिर सहित अन्य मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों ने कराया था और दिलवाड़ा 2 मंदिरों का एक समूह है जो संगमरमर से बना है। अगला क्वेश्चन हमारा मिताक्षरा के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, टीजीटी में पूछी गई है। तो मिताक्षरा के रचयिता जो है विज्ञानेश्वर हैं। सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित मिताक्षरा नामक टीका विज्ञानेश्वर की रचना है। ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राज्यसभा में निवास करते थे। किसके दरबार में? विक्रमादित्य षष्ठ के।
ये भी पूछा गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बड़शाह भी पुकारा जाता है? तो बड़शाह के नाम से पुकारे जाने वाले कौन हैं? जैनुल आबिदीन। तो बी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 ईस्वी तक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता सिकंदर 1389 से 1413 ईस्वी तक द्वारा विनिष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दी। कश्मीरी लोगों ने उसे बड़शाह यानी महान नरेश की उपाधि से नवाजा था। बड़शाह का मतलब है महान राजा, और उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जैनुल आबिदीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कंडरीय महादेव मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो कंडरी जो महादेव मंदिर है वो बनाया था चंदेलों ने। कहीं कंडरिया महादेव होगा, आपको मिलेगा, तो आप से देख सकते हैं। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान पर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को व्यक्त करते हैं। यहाँ के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, और इन मंदिरों का निर्माण काल जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो था देवपाल, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं देवपाल को 810 से 850 अपने पिता धर्मपाल, ठीक है, देवपाल के पिता कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल के समान ही एक योग्य व साम्राज्यवादी शासक था। उसने पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, और पुरालेखीय अभिलेख बताते हैं कि उसने दूर दूर तक विजय प्राप्त की थी। और पाल वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो बहुत बार संस्थापक पूछा गया है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला हमारा, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला राजा जो है आनंदपाल था। सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने शाहिया वंश के शासक आनंदपाल को सिंधु नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया, और साल्टरेंज में स्थित उसकी नई राजधानी यानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया था। उसने आनंदपाल के नगरकोट नामक किले को भी तबाह कर दिया। आनंदपाल को एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर से राज्य करने की अनुमति दी गई थी। अगला है हमारा, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो मदुरई कोंडवन की जो उपाधि धारण की थी वो परांतक ने की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं द्रविड़ देश के चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम हो जाएगा यहाँ पे 1907 और 1955 ईस्वी के समय हुई थी। उसने मदुरै के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा, चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? तो चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग था ब्राह्मण। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चोलकालीन समाज दो वर्गों में विभाजित था। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा अब्राह्मण, और अब्राह्मणों में शूद्र सबसे महत्वपूर्ण थे। चोल साम्राज्य में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग का न होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है, और ब्राह्मण वर्ग चोल साम्राज्य में सबसे अधिक संपन्न वर्ग था। अगला हमारा, प्रागज्योतिष प्राचीन नाम था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो प्रागज्योतिष जो प्राचीन नाम किसका था? ये था कामरूप का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागज्योतिष पूर्व वर्तमान कामरूप का प्राचीन नाम था, और हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि में प्रागज्योतिषपुर को कामरूप का द्वितीय नाम बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? तो चोल प्रशासन में जो उदयकोट्टम नामक अधिकारी था वो काम करता था इनमें से कोई नहीं, यानी
ऑप्शन चारों में से एक भी नहीं है। आप देख सकते हैं चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजौर का की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किस समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो वो है चोलों के समय की। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर की जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति है चोलकालीन भारतीय कला की एक अप्रतिम धरोहर है और इस मूर्ति में भगवान शंकर को तांडव नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1200 ईस्वी में बनवाया गया था। एक मस्जिद है और यह मूलतः एक मंदिर था। इसकी दीवारों पर आज भी बिसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि इसकी दीवारों पर आज भी बिसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचा गया था, तो कौन हो जाएंगे? बिसल देव। पंक्तियां उत्कीर्ण रूप से द्रष्टव्य हैं। इस मंदिर को तोड़कर ऐबक ने यह मस्जिद जो है बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था और अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे देवराय द्वितीय। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं देवराय द्वितीय का कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी और विजयनगर के संगम वंश का महानतम शासक था। इसका शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमनियों की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती करने की परंपरा आरंभ की और उन्हें जागीरें प्रदान की थी। अगला है हमारा, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है इसी के दरबार में आया था, किसके? देवराय द्वितीय के। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संगम वंशीय शासक देवराज द्वितीय, ठीक है, देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी यानी ईरानी यानी यात्री राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था और वह विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक बताता है। अगला है हमारा, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली शहर का निर्माण किसने किया था? अनंगपाल के द्वारा किया गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली शहर का निर्माण ऐतिहासिक दृष्टि से अनंगपाल तोमर ने करवाया था, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। अगला है हमारा, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी और 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था, यानी स्थापना करने के 2 साल के बाद। अगला है, इक्ता क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। तो इक्ता जो है जमीन का एक टुकड़ा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता की शासन व्यवस्था की स्थापना की थी और इक्ता अर्थात हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास यह भूमि की वह विशेष खंड था जो सैनिक या असैनिक अधिकारियों को बांटे जाते थे। अगला हमारा, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336
ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एनेगोंडी के सामने अपने गुरु विद्यारण्य व वेदों के भाष्यकार सायण से मिली प्रेरणा से की थी। अगला है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? वैधानिक का मतलब है कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, तो वो था इल्तुतमिश। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला है आयंगर थे, तो आयंगर किसे कहा जाता है? 12वीं अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था, उन्हें ही आयंगर कहा गया है। आप देख सकते हैं विजयनगर प्रशासन में ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। अगला है हमारा, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नमूना है या नग है, यह किसका कथन है? तो ये कहा था मार्शल ने कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। किसने कहा था? मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह कथन मार्शल का है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है, तारिक ए हिंद पुस्तक लिखी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तारिक ए हिंद जो लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अलबरूनी उसके साथ आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए हिंद तत्कालीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो दिल्ली का काजी जो है इब्न बतूता के शासनकाल में किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली शहर का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या है? रेहला। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। अगला है हमारा, तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? जब तुर्की भारत में आए थे तो कौन सी भाषा का आगमन हुआ था? फारसी भाषा का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुर्कों के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ माना जाता है। फारसी विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र था और सल्तनत काल में फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी में ग्रंथ लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था? तो चित्तौड़ का जो नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को 1303 ईस्वी में पराजित कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। पूछा गया है कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम खिजराबाद। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम के दो विद्वान रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे, प्रभुसूरी और राजशेखर। आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है। उसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी और राजशेखर को अपने दरबार में सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। तो तेलुगु साहित्य के जो 8 दिग्गज कवि हैं वो किसके दरबार से संबंधित हैं? कृष्णदेव राय के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है और उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान तथा कवि सुशोभित करते थे। इन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। रामानुजाचार्य मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, चारों आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया है।
तो रामानुज का संबंध जो है विशिष्टा द्वैतवाद से हो जाएगा, मध्वाचार्य का संबंध द्वैतवाद से हो जाएगा, निम्बार्क जो है इनका संबंध द्वैतवाद से हो जाएगा, और वल्लभाचार्य का संबंध जो है शुद्धाद्वैतवाद से हो जाएगा। अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, अलवरों ने किसके? विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। आप देख सकते हैं पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ, और तमिल भाषी क्षेत्रों में इस भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो तमिल संप्रदायों ने अहम भूमिका अदा की थी। पहला हो गया भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार, और शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को फारसी कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। इन्हें सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय माना जाता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, अमीर खुसरो को ही तबले और सितार का भी आविष्कारक माना जाता है। अगला है, आदि शंकर का दर्शन क्या था? तो आदि शंकर यानी शंकराचार्य का जो दर्शन था, फिलॉसफी थी, वो कौन सी थी? अद्वैतवादी थी। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनका जन्म 1788 ईस्वी में केरल के कलारी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, कबीर का संबंध किससे हो जाएगा? जुलाहा से हो जाएगा। रैदास का संबंध मोची से हो जाएगा। सेना का संबंध नाई से हो जाएगा, और धन्ना का संबंध किसान से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी यूपीटीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कबीर जुलाहा से, रैदास मोची से, सेना नाई से, और धन्ना किसान से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।